नमस्कार, वेलकम टू करियर पाथ स्टडी। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपका डिमांड था कि ताबड़तोड़ फटाफट जो है सीरीज को खत्म किया जाए, तो 100 क्वेश्चंस हो गए थे। आगे बढ़ेंगे 101 क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे इसको हम। 101 आपके सामने है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस जो है। इसके अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 32 के मामले में। यानी आर्टिकल 32 आम नागरिकों को लास्ट मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सभी राज्यों के हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकते हैं। और वो 5 प्रकार के रिट्स जो है वो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाती है, जिनमें से एक रिट हम देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है उत्प्रेक्षण, तीसरी है परमादेश, चौथी है अधिकार परीक्षा और 5वीं है प्रतिषेध। यानी हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, मैंडेमस, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। ये 5 प्रकार की रिट्स सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सभी हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी की जाती है, हेबियस कॉर्पस रिट कब जारी की जाती है, तो आपको ध्यान हो कि यदि किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को भंग किया जाता है, अवैध निरोध के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। मान लीजिए पुलिस ने किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन जब पुलिस जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और मजिस्ट्रेट जो है उसके बाद में डिसीजन लेगा कि उसे रिमांड पर भेजा जाए या पुलिस कस्टडी के अलावा उसको जेल में भेज दिया जाए, तो ये डिसीजन मजिस्ट्रेट लेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अगर जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है तो माना जाएगा इसकी निजी स्वतंत्रता को भंग किया गया है। लेकिन प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, निवारक कानून के अंतर्गत अगर जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वहां पर पुलिस को 24 घंटे की जगह पर 6 महीने का टाइम मिल जाता है। यानी देशद्रोही गतिविधियों के अंतर्गत जैसे टाडा, पोटा, मकोका, इस प्रकार के जो एक्ट होते हैं, जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट होते हैं, वहां पर 6 महीने का टाइम लग जाता है। साधारण स्थितियों में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पेश करना चाहिए। तो किसी के निजी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हेबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। अगर जो कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जो है अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। कोई गलत पावर्स का यूज कर रहा है तो अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। और सर्टियोररी और प्रोहिबिशन, इस रिट के माध्यम से अपर कोर्ट्स जो है लोअर कोर्ट्स के कार्यों की जांच करता है और उनके कार्यों में जो है इंटरफेयर करता है। और ये 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिट्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 102। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध, यानी किसी की निजी स्वतंत्रता को भंग किया जा रहा है, अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश इनमें से कौन सा है। परमादेश का मतलब है यहाँ पर किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया गया परमादेश यानी रिट। यहाँ पर परमादेश का मतलब जो है लेख है, रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करता है। तो किसी की निजी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपको पता ही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनमें से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, इनमें से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं कि शाब्दिक अर्थ होता है परमादेश का, इसलिए इसको परम आदेश यानी सुप्रीम ऑर्डर के तौर पर देखा जाता है। इसे हम मैंडेमस के नाम से जानते हैं। इससे आगे है अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान में शामिल था, आम नागरिकों को प्राप्त था। लेकिन हम ये देखते हैं मोरारजी देसाई की सरकार में 44th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल आया था 1978 में, उसके अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस वजह से आंसर होगा फर्स्ट। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। फिलहाल संपत्ति का अधिकार एक साधारण वैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इससे आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। संपत्ति के मूल अधिकारों किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यानी जब संपत्ति का मौलिक अधिकार था तो आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब आर्टिकल 31 संविधान से समाप्त हो चुका है। तो अब संपत्ति का अधिकार जबकि एक साधारण कानूनी अधिकार है, तो वो किस आर्टिकल में जा चुका है? तो वो जा चुका है आर्टिकल 300A में जा चुका है वो, क्योंकि आर्टिकल 31 अब समाप्त है। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। अब जो है वो एक साधारण कानूनी अधिकार है, और साधारण कानूनी अधिकार होने की वजह से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में इसके लिए अपील नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। यानी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को देश के विकास के काम के लिए एक्वायर किया जा सकता है, उसका मौलिक अधिकार नहीं है। और उस व्यक्ति को यह साधारण कानूनी अधिकार प्राप्त है कि उसको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, अगर जो उसको नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार के तौर पर अपील नहीं सुनी जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 109। मत देने का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर ऐसे व्यक्ति को, भारत का संविधान हर ऐसे व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार देता है। अगर उसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है तो मत देने का अधिकारी बन जाता है, वोट डालने का अधिकारी बन जाता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष की आयु होने पर हम वोट डाल सकते थे, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि अब वोट डालने का अधिकार 21 से 18 वर्ष किया जाता है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश के संविधान से? तो नीति निर्देशक तत्व जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के तौर पर हम जानते हैं, ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। इससे आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जानकारी मिलती है। संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का आदेश दिया जाता है किसके अंतर्गत? तो भारत के संविधान में भारत के आम नागरिकों को लोक कल्याणकारी राज्य मिले, इसके लिए सरकार को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, इस प्रकार के जो डायरेक्शन मिले हैं वो मिले हैं नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। और इसे हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। और जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान का हिस्सा थे नीति निर्देशक तत्व, बाद में नहीं जोड़े गए। इससे आगे है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या उनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये वाद योग्य नहीं है, नॉन एपिलिएट है, नॉन जस्टिसेबल है। यानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो वाद योग्य है, वो प्रवर्तनीय है यानी जस्टिसेबल है। यानी मौलिक अधिकारों को अगर जो चोट पहुंचती है तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर जो नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है नीति नहीं बनाती तो फिर जो है इसके लिए अपील नहीं की जा सकती। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान निर्माता कहलाते हैं, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के लिए
संविधान सभा के सामने वक्तव्य दिया था, स्पीच दिया था और उसमें कहा था कि नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक हम प्रोवाइड कर रहे हैं संविधान के अंतर्गत आम नागरिकों को, जिसे आम जनता जैसे भरेगी वैसे ही भुगतान पाएगी, यानी जैसी सरकार चुनेगी वैसे ही उसको पॉलिसी मिलेगी। और अगर जो जनता को लगता है कि हमने ऐसी सरकार को चुन लिया जो फिलहाल जो है उस प्रकार की पॉलिसी नहीं प्रोवाइड कर रही, तो कल को जो है जनता उस सरकार को बदल सकती है। इस वजह से नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक की संज्ञा दी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, और ये वाद योग्य नहीं है। इससे आगे भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी शामिल है। सन्निहित का मतलब शामिल होता है। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये लास्ट नीति निर्देशक तत्व है, यानी आर्टिकल 51 जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की है। यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में विकास हो। तो आर्टिकल 51 में है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो नीति निर्देशक तत्वों में ही आर्टिकल 44 में सरकार को कहा गया है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, कि सरकार को, भारत सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, आर्टिकल 44 में। और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, प्रेजेंट में 2021 चल रहा है, लेकिन आज भी देश में एकमात्र राज्य गोवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता नहीं लागू। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ है या अल्पसंख्यक वर्ग या अदर तरीके से देखा जाए तो कुछ अलग अलग मामलों में कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू है केवल और केवल गोवा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उसके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का आयु वर्ग शामिल है। यानी संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में शामिल है मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 45 में शामिल है नीति निर्देशक तत्वों में, और आर्टिकल 51A में शामिल है मौलिक कर्तव्यों में। यानी आर्टिकल 21 आपको पता है निजी स्वतंत्रता से संबंधित है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है उसमें शामिल है। यानी जैसे जीने के लिए शुद्ध सांस लेना जरूरी है, शांत वातावरण मिलना जरूरी है, वैसे ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिनिमम एजुकेशन की जरूरत है। तो सरकार जो है उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाए, और उन बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि वो सरकार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और आर्टिकल 45 के अंतर्गत सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल पाए। और आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रदान कर सकते, तो उनका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने उन बच्चों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल, विद्यालय जरूर भेजें। तो ये तीनों में शामिल हो गया था, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में। तो 14 वर्ष यहाँ पर आंसर होगा। इससे आगे क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो,
तो राष्ट्रपति का अधिकार बनता है कि राष्ट्रपति इस विवाद को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाए, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी जब भी कोई बिल के ऊपर विवाद हो, मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, भेज दिया गया उसको राज्यसभा के पास में, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, या उसमें कुछ संशोधन करने के लिए वापस लोकसभा के पास भेज दिया, लोकसभा ने उसको नहीं माना, यानी किसी भी प्रकार का कानून बनाने में किसी भी बिल को लेकर विवाद हो लोकसभा में और राज्यसभा में, तो फिर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 108 राष्ट्रपति कॉल करेगा ज्वाइंट सेशन को, और ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड करेगा जो वो है लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है संविधान का भाग नहीं था, इसे बाद में भारत के संविधान में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया है, और ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। इससे आगे है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया है। इससे आगे है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, लेकिन बाद में इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो हमने किया था एजुकेशन से रिलेटेड, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध करवाई जाए। तो 2004 में इसको जोड़ दिया गया था। अब जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, लेकिन जब जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर से आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 4A अलग से एक पार्ट बनाया गया था, 4 का अलग से एक सब पार्ट बनाया गया था, उपभाग बनाया गया था, और उसमें जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो है अनुच्छेद 51A में की गई है। आर्टिकल 51 तक जो है हमें नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी मिलती है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की जानकारी मिलती है, लेकिन आर्टिकल 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया, और उसमें जो है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। इससे आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, तो हमने किया था कि ज्वाइंट सेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता की बात आएगी तो वहां पर आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, यानी विदाउट पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किए कंटिन्यूअसली 60 डेज तक एब्सेंट रहेगा तो उसकी मेंबरशिप जो है खत्म हो जाएगी। आर्टिकल जो है संसद के आर्टिकल के अंतर्गत जो है समाप्त हो जाएगी, संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल फिलहाल मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, फिर आपको बताऊंगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यानी 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें बोल सकते हैं कि साल में मिनिमम 2 बैठक होना जरूरी है, 2 सेशन होना जरूरी है। और आमतौर पर आपको पता है कि साल में 3 सेशन जो है वो होते हैं। एक तो सबसे पहला बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन जैसे फिलहाल चल रहा है, और थर्ड जो है वो है आपका विंटर सेशन। राज्यसभा में आमतौर पर 4 सेशन होते हैं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बजट सेशन जो है 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, और बाकी आपका मानसून सेशन और विंटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आर्टिकल 83 जो है उससे संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत बताया गया है
कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, यानी 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि आमतौर पर संसद की साल में 3 बार बैठक होती है, यानी स्पेशली लोकसभा की बात करें तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और राज्यसभा की बात करें तो बजट सेशन 2 पार्ट में बटा होता है, इसके अलावा मानसून सेशन और विंटर सेशन। आमतौर पर राज्यसभा में 4, लोकसभा में 3 और मिनिमम जो है 2 होना आवश्यक है आर्टिकल 83 के अंतर्गत। फिर से आगे है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घन पूर्ति है। आवश्यक घन पूर्ति है, घन पूर्ति यानी कोरम, यानी संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा की बैठक हो रही है तो लोकसभा में मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित हों, प्रेजेंट हों कि उस दिन लोकसभा की बैठक हो पाए। आपको पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित है फिलहाल 545 और इसका 1/10 यानी कम से कम 55 सदस्य 55 मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष जो है उस सेशन को करेगा। और 55 से एक भी मेंबर कम होगा, 1/10 से एक भी मेंबर कम होगा तो उस दिन लोकसभा की बैठक नहीं हो पाएगी। ऐसे ही राज्यसभा में आपको पता है कि राज्यसभा में 245 सदस्यों की संख्या निर्धारित है, तो उस आधार पर राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होंगे तभी राज्यसभा की बैठक हो पाएगी, अदरवाइज जो है राज्यसभा की बैठक नहीं हो पाएगी। तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं 1/10। और यही बात लागू होती है आपकी राज्यों की विधानसभा के ऊपर भी, यही बात लागू होती है राज्यों की विधानसभा के ऊपर। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था, हंग पार्लियामेंट का गठन हुआ था, यानी पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही पार्टी पावर में रहने की जगह जो है गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आई। तो ऐसा हुआ था 1977 में, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता दल पार्टी की सरकार बनी गठबंधन के द्वारा, इस वजह से हम बोल सकते हैं 1977 में। इससे आगे भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ, तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ 1927 में। भारत की पार्लियामेंट जो है ये 1921 में बनना शुरू हुई थी और 1927 में बनकर तैयार हो गई और 1927 में इसका यूज होना शुरू हो गया। और इसके डिजाइनर जो है वो है लुटियंस और बेकर। लुटियंस और बेकर ब्रिटिश डिजाइनर जो है जिन्होंने पार्लियामेंट के डिजाइन को तैयार किया था। और स्वतंत्रता से पहले इस पार्लियामेंट को हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। बाद में जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने संसद भवन का प्रयोग किया, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर यूज हुई और तत्पश्चात जो है पार्लियामेंट हाउस के तौर पर ये प्रयोग में लाई गई। तो 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन है, कितने हाउस है, यानी इंडियन पार्लियामेंट के कितने हाउस है, तो 2 हाउस है। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अगर जो हमसे पार्ट पूछा जाता है कितने पार्ट हैं या कितने अंग हैं, तो फिर हम 3 करते, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर उसने सदन पूछा है, हाउस पूछा है, तो 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। इससे आगे है संसद का स्थायी सदन कौन सा है, परमानेंट हाउस कौन सा है, तो राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है। आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो जाता है संसद के बारे में जानकारी मिलना, और आर्टिकल 80 जो है उसमें हमें राज्यसभा की जानकारी मिलती है। आर्टिकल 81 जो है हमें लोकसभा की जानकारी देता है। लेकिन इसको स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, हाउस ऑफ स्टेट्स को। और उसका कारण यह है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। हम ये देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तरह एक ही बार में सभी सदस्य नहीं चुनते। याद हो आपको, लास्ट टाइम 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, 17वीं लोकसभा बनी 2019 में 2024 के लिए। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सदस्य, एक ही बार में सभी सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के। लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सभी सदस्य एक बार में नहीं चुने जाते,
एक बार में केवल 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और ध्यान रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 1952 में 1/3 सदस्य चुने गए, 1954 में 1/3 सदस्य चुने गए, 1956 में 1/3 सदस्य चुने गए। तो शुरुआत में जो 1952 में 1952 में चुने गए उनके 6 साल पूरे हो गए 1958 में, 1954 वालों का टाइम पीरियड खत्म हो गया 1960 में, और 1956 वालों का टाइम पीरियड खत्म हो गया आपका 1962 में। तो शुरुआत से ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर 1/3 नए आ जाते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी सदन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर जो है भारत की संसद बनती है। क्योंकि हम बोल सकते हैं भारत की संसद के कितने अंग हैं, तो हम बोल सकते हैं 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 पार्ट है पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद को डिसॉल्व, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यहाँ पर लोकसभा का मतलब संसद है, क्योंकि राज्यसभा जो है स्थायी सदन है इस वजह से। और आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा लोकसभा को भंग करने के लिए तो भंग कर देगा, और सरकार बहुमत में नहीं है तो रिजाइन दे सकती है या फिर जो है सरकार गिर सकती है। इससे आगे है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतर की अनुमति। यानी पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था कि संसद के 2 अधिवेशन जो है उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा की अनुमति नहीं है, अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, आर्टिकल 83 के अंतर्गत। इससे आगे भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका किसको बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं हम, यानी जो काम करने वाली होती है एक्चुअली में, जिसके पास में पावर है। जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के हिस्से हैं, लेकिन किसके नाम पर काम करेंगे? राष्ट्रपति के नाम पर काम करेंगे। और कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और अध्यक्ष कौन माना जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि जो भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इससे आगे है भारत का राष्ट्रपति, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, यानी जो भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। हालांकि राष्ट्रपति को नॉमिनल पावर्स हैं, लेकिन जो भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इस वजह से राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इसी वजह से साल में जो पहला अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है सरकार की नीतियों की जानकारी संसद को देता है, और इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। इससे आगे है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, कमांडर इन चीफ जो है राष्ट्रपति होता है। हालांकि ये पावर राष्ट्रपति का नॉमिनल है, लेकिन सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो मिनिमम एज उसकी जो है 35 इयर्स की होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु जो है कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, उपराष्ट्रपति, इन पदों के लिए, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इनके लिए पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं होती, इसलिए कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ऐसी कोई लिमिट भारत के संविधान में नहीं है। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के लिए 2 ही कार्यकाल है, 2 बार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति तीसरी बार नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन भारत के संविधान में इस मामले में संविधान मौन है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस वजह से हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि अब तक एक बार ही ऐसा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे वो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति 1 बार से ज्यादा राष्ट्रपति
नहीं रहा, लेकिन संविधान में व्यवस्था है कि ऐसी कोई सीमा नहीं है क्योंकि व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आपको पता है राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है, और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसे ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सभी राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद, केवल सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि सभी राज्यों की निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि उच्च सदन कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन उसके मेंबर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरी तरफ लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए आम जनता राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती, जनता द्वारा चुने हुए लोग आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। इससे आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो वो है 50-50, 50-50, यानी 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोज करने वाले होने चाहिए, और 50 ही जो है मंजूरी देने वाले होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति का पद एक गरिमा वाला पद है, और कोई भी आम व्यक्ति एकदम से राष्ट्रपति के चुनाव में आकर ना खड़ा हो जाए। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को राष्ट्रपति के चुनाव से दूर रखा जाना चाहिए। इस वजह से 1997 में व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। यहाँ पर संसद के सदस्यों का उल्लेख है, लोकसभा या राज्यसभा पर्टिकुलर वर्ड का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लोकसभा के कितने भी मेंबर हों और राज्यसभा के कितने भी मेंबर हों, 50 सदस्य प्रपोजल रखेंगे कि व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो, और उन 50 सदस्यों के अलावा अन्य 50 सदस्य मंजूरी देने वाले होंगे कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो। 50-50 तो व्यक्ति कोई जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। इससे आगे है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो वो मामला केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में जाएगा। इससे आगे है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है, 5 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, इम्पीचमेंट का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंतर्गत, और इसके लिए प्रपोजल जो है चाहे तो लोकसभा में सबसे पहले आए और चाहे राज्यसभा में सबसे पहले आए, पास दोनों सदनों में होना चाहिए 2/3 बहुमत से, लेकिन किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा में सबसे पहले लाया गया है तो बाद में राज्यसभा में जाएगा पास होने के बाद में, और जिस तारीख को राज्यसभा में पास हो गया उसी तारीख से वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेगा। या राज्यसभा में सबसे पहले पास होगा, उसके बाद में लोकसभा में भेज दिया जाएगा, लोकसभा में जिस तारीख को पास हो गया उसी दिन से वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। हालांकि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कभी भी महाभियोग का बिल संसद में नहीं लाया गया है, लेकिन यदि लाना पड़े तो राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। इसलिए संसद के किसी भी सदन के द्वारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे अमेरिका में हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से। तो ये हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस को लिया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और किसी वजह से उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी सीट पर नहीं है तो जो भी सीनियर जज होगा सर्वोच्च न्यायालय का वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं,
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से, सीनियर जज से जो है शपथ लेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो आर्टिकल 62 में इसकी जानकारी दी गई है, जिसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी वजह से उसका पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अपनी सीट पर नहीं है, तो देश का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसके तौर पर काम करेगा। जैसे 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, 69 में उनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, और वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव जो है घोषित हो गया, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। इस वजह से राष्ट्रपति का पद पहले से खाली था, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी रिजाइन दे दिया, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला। इसलिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? रिजाइन सौंपता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को। इससे आगे बढ़ते हैं। यदि मृत्यु, त्याग पत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार को संभालेगा। उपराष्ट्रपति का पद ही भारत के संविधान में इस वजह से रखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, और ये उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में दिया गया वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका के संविधान से। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति रिजाइन कर दे तो कितने दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। इससे आगे भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है राष्ट्रपति चुने गए थे, और उससे पहले ये कांग्रेस में रह चुके थे, लेकिन जो राष्ट्रपति बने तो जनता पार्टी की तरफ से बने थे। इस वजह से नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले, और सबसे युवा राष्ट्रपति थे उस दौरान के। इससे आगे है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार से संबंधित थे, इस वजह से हम बोल सकते हैं बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 to 57 और 1957 to 62, लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, तो राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं सर्वोच्च समादेश जो है प्रतिरक्षा बलों का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या संसद में पूछा है उसने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर पूछा है। तो वैसे लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 12 विभिन्न क्षेत्रों के, यानी राष्ट्रपति 331 आर्टिकल के अंतर्गत एंग्लो इंडियंस 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में
12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जो अपने क्षेत्रों में विकसित रहे हों, प्रमुख रहे हों, यानी खेलों के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, शांति के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने काम किया हो। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। सचिन तेंदुलकर, रेखा, जया भादुड़ी, ये एग्जाम्पल्स हैं। लता मंगेशकर एग्जाम्पल्स हैं। नरगिस ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं समय समय पर। लेकिन अभी हाल ही में संविधान संशोधन बिल 126 पास हुआ था और वो संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के अंतर्गत राज्यों में विधानसभा में एक व्यक्ति राज्यपाल जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता था, उसे समाप्त कर दिया गया अब। और संसद में लोकसभा के अंदर 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से अब हमें 12 ही करना होगा कि संसद में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है। पहले हम 14 करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का सिस्टम 2019 में समाप्त किया जा चुका है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट और 126वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। फिर से आगे राष्ट्रपति इनमें से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। यानी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा, सरकार को किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है तो राष्ट्रपति को कहकर सरकार जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है 123 के अंतर्गत। और ये ऑर्डिनेंस जो है ठीक उसी प्रकार का कानून होगा जैसे संसद में पास किया गया है, लेकिन इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा 6 महीने का और 6 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। उससे पहले संसद में बिल पास करके उसे कानून बना दिया जाता है तो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज 6 महीने के बाद में एक्टिवेट ये नहीं रहेगा। और राज्य सूची में जो है राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकता, लेकिन संघ और समवर्ती सूची में यानी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, युद्ध और भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में इनमें से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति को अधिकार है वॉर अनाउंस करने का, यानी युद्ध और आक्रमण की स्थिति में जो है राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है। संधि काल में संधि पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति कर सकता है, फिर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। फिर से आ गया राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी हाउस जो है लोकसभा राज्यसभा, अगर जो वो सेशन नहीं चल रहा और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास में पूर्ण वीटो नहीं प्राप्त, यानी पूर्ण वीटो का मतलब होता है मना करने का अधिकार। कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के पास भेज दिया गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो बिल कानून कब बनेगा, एक्ट कब बनेगा, अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे और उसे भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास में। भारत के राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो नहीं प्राप्त, यानी सीधा मना नहीं कर सकता, जैसे कि अमेरिका के संविधान में वहां के राष्ट्रपति को कंप्लीट वीटो प्राप्त है, निषेधाधिकार प्राप्त है, मना करने का अधिकार है। तो ये ए आंसर नहीं होगा। निलंबित अधिकार है भारत के संविधान को, यानी सस्पेंशन वीटो है। सस्पेंशन वीटो का मतलब है कि बिल संसद द्वारा पास होकर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इसके ऊपर फिर से एक बार विचार करो, और संसद ने उस बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, फिर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, मना नहीं कर सकता। उसको हम बोलेंगे निलंबित निषेध। और थर्ड जो है वो है पॉकेट निषेध, यानी जेबी वीटो, यानी संसद ने बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उस बिल के बारे में कुछ नहीं कहा, उसे लेकर जो है अपनी जेब में रख लिया, यानी अनिश्चित काल के लिए उसको लटका दिया, ना हाँ बोला और ना बोला। जैसे 1985-86 के अंतर्गत ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के टाइम में भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो ये वाला अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये वाला अधिकार प्राप्त है।
ये वाला अधिकार नहीं प्राप्त, इसलिए बी और सी जो है आंसर होना चाहिए इसमें। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको पॉकेट वीटो करना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा पॉकेट वीटो। फिर से आ गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है, तो आपको पता ही है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं है, तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर जज होगा वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, बैकअप के तौर पर। इससे आगे राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। पहले 1.5 लाख रुपए होता था, लेकिन अक्टूबर 2017 में जो अनाउंसमेंट की थी सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो आपका जो है कर दिया गया था 4 लाख रुपए, और राज्यों के राज्यपाल का वेतन जो है सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया था। तो फिलहाल भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है वो है 5 लाख रुपए पर मंथ। इससे आगे है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सिक्योरिटी मनी के तौर पर जो है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में कितना पैसा जमा करना होता है, तो वो है 15,000 रुपए जो है उसको जमानत के तौर पर जमा करना होता है। इससे आगे है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और जिस तारीख को राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की उस तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर जो है संसद को मंजूरी देनी होगी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की, और एक बार में संसद मंजूरी दे सकती है 6 महीने के लिए। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको 6 महीने, और 6 महीने खत्म होने से पहले फिर से 6 महीने के लिए संसद उसको मंजूरी दे सकती है, और वो 6 महीने खत्म होने से पहले फिर से अगले 6 महीने के लिए दे सकती है, और 6 महीने करके संसद जो है मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू रख सकती है। और किसी राज्य में 3 वर्ष से ज्यादा भी राष्ट्रपति शासन लागू रहे तो उसका एक ही प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन अगर जो राष्ट्रपति को लिख कर देता है कि अभी भी उस राज्य में चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है, तो फिर उस राज्य में 3 वर्ष से ज्यादा भी राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, लेकिन एक बार में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। इससे आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापति यानी स्पीकर होता है भारत का उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। यानी उपराष्ट्रपति का पद केवल इस वजह से भारत के संविधान में है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, लेकिन अगर जो ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, उसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इससे आगे है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उपराष्ट्रपति को भी एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो चुनता है। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, आम जनता वोट नहीं डालती उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए दोनों के लिए हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 63 से हमें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी मिलती है, और वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी के पद से संबंधित है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद हमने अलग से अमेरिका के संविधान से, भारत के संविधान में लिया है। और आर्टिकल 63 से हमें उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके चुनाव को भी हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहाँ आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर जो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और जितना मोटिवेशन बढ़ेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। नमस्कार।